आज कितने दिन बाद तुम लोग मुझे बाहर ले जा रहे हो, वरना हमेशा अपने अंडर वाटर शिप के बंगले में ही रहते हो। अरे माँ, हम लोग अंडर वाटर रहते हैं तभी सुरक्षित हैं, वरना बढ़ते पोल्यूशन ने कब का तुम्हें अपना शिकार बना लिया होता। हाँ दादी, और माँ तुम्हारी सारी ज्वेलरी ले लेती। शांति देवी अपने बेटे, बहू, पोता और पोती के साथ सबमरीन में बैठकर सीप से बने टनल से होते हुए समुद्र की सतह पर आते हैं। सतह पर आते ही सबमरीन चला रहा आरव एक बटन दबाता है और सबमरीन गाड़ी में बदल जाती है। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं और कुछ दूर खड़े लोगों की भीड़ देखते हैं। मोहन, मोहन, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। अरे कोई तो बचा लो, मेरा बच्चा डूब जाएगा। सबकी नजर एक साथ समुद्र की ओर गई। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा सिर लहरों में डूब रहा था। पानी उसे अपनी तरफ खींच रहा था और सुनीता किनारे खड़ी रोती चिल्लाती हाथ फैला रही थी, लेकिन डूबने के डर से कोई आगे नहीं बढ़ता है। अरे क्या क्या हो रहा है वहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। औरत क्यों चिल्ला रही है ये देखने पूरा परिवार थोड़ा आगे बढ़ता है और डूबते बच्चों को देख हैरान हो जाता है। माँ, वो बच्चा डूब रहा है। ए जी, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। लहरें तेज हैं, हम क्या कर सकते हैं? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से रेत उड़ाती हुई एक लड़की दौड़ती हुई चप्पलें उतारकर सीधे समुद्र में कूद जाती है। लड़की को समुद्र में कूदते देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये लड़की बिना सोचे समझे कूद गई। कौन है ये लड़की? क्या ये बच्चों को बचा लेगी? समुद्र में कूदी लड़की को देख सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उसे धक्का दे रही थीं, लेकिन वो रुकती नहीं। वो सीधे बच्चे की ओर बढ़ती है, एक हाथ से उसे थामकर दूसरे हाथ से लहरों से जूझ रही थी। तभी अचानक वही लड़की बच्चे को सीने से लगाए हुए किनारे की ओर आती है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। घबराइए नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। राधिका ने बिना घबराए बच्चे को उल्टा किया। वो उसका पेट दबाने लगती है। हिम्मत रखिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। बच्चे के मुंह से समुद्र का पानी बाहर निकलता है और खांसते हुए बच्चा उठकर बैठ जाता है। माँ। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही बच्चे की माँ बच्चे को सीने से लगा लेती है और हाथ जोड़ के राधिका का दिल से शुक्रिया करती है। बेटा, मेरा बेटा, धन्यवाद बहन, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरी जान बचा ली। तभी राधिका उठती है और अपने गीले बाल पीछे करके शांत नजरों से माँ बेटे को देखकर कहती है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम ना होती तो ना जाने आज क्या होता। अगर आज मैं नहीं होती तो कोई और होता। आप फिक्र मत कीजिए, बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। राधिका पीछे मुड़ती है, अपनी चप्पलें उठाती है और बिना किसी को दोबारा देखे आगे की तरफ बढ़ जाती है। माँ, उसने तो धन्यवाद भी नहीं लिया। कुछ लोग पुण्य करके हिसाब नहीं रखते बेटी। हर लड़की को ऐसे ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही राधिका दूर जाती हुई भीड़ में गायब हो जाती है और पूरा परिवार अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। देखा तुम लोगों ने? हाँ डैड, बिना किसी लालच के उस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसे लोग अब बहुत कम होते हैं। हम नीचे जो दुनिया छुपाए बैठे हैं वो दौलत की है, और वो लड़की जो अभी गई उसके बाद इंसानियत की दौलत है। खैर जो भी है अच्छा है। चलो अब शहर चलना चाहिए। मॉल? हाँ, घर के लिए कुछ सामान भी लेना है और आज का दिन याद रखने के लिए कुछ खास। ये बोलते ही वे चारों सड़क की ओर बढ़ जाते हैं। सामने शहर की भीड़, जहाँ उन्हें आम लोगों की तरह शॉपिंग करनी थी। थोड़ी देर में वो लोग एक मॉल में पहुँचते हैं। माँ, यहाँ तो कितना शोर है। आदत नहीं है ना हमें, इसलिए। लेकिन क्या करें, जरूरी सामान यही मिलेगा। मैं और माँ जी राशन का सामान ले लेते हैं, तुम दोनों अपने पापा के साथ जाकर घर की दूसरी जरूरत की सामान ले लो। नीलम और शांति देवी राशन का सामान लेने चली जाती हैं। वहीं आरव और काव्या अपने पिता के साथ घर के लिए सिर्फ साबुन और दूसरे जरूरी सामान लेने लगते हैं। एक लंबी शॉपिंग के बाद उन्होंने घर के सारे जरूरी सामान खरीद लिए होते हैं और वो आइसक्रीम खाते हुए बात कर रहे थे। सारा सामान तो खरीद लिया, अब जल्दी घर चलो, मुझे इस हवा में नहीं रहना। पापा बस थोड़ी देर और, मैं कितने दिनों बाद जमीन पर आई हूँ, मुझे कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी है। हाँ चलो, मैं माँ के लिए भी कुछ ले लूंगा। पूरा परिवार एक कपड़ों की दुकान में जाता है, जहाँ अंदर रंग बिरंगे कपड़े लगे होते हैं और सेल्स गर्ल्स मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत कर रही थी। डैड, पहले दादी के कपड़ों की शॉप देख लें। हाँ चलो, माँ के लिए सादे कपड़े चाहिए। पूरा परिवार शॉप में आगे बढ़ता है। तभी नीलम की नजर एक काउंटर पर खड़ी लड़की पर पड़ती है। सेल्स गर्ल्स के कपड़ों में वही लड़की थी जिसने डूबते हुए बच्चे को बचाया था। काव्या, जरा वहाँ ध्यान से देखो। कहाँ माँ? वो सामने नीले दुपट्टे वाली। नीलम के बोलते ही काव्या ध्यान से देखती है। एक पल में वो हैरान हो जाती है। माँ, यही है वही लड़की जिसने बच्चे को बचाया था। मुझे भी यही लगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ डैड, आई एम श्योर वही लड़की है। नीलम बिना देर किए उस लड़की की तरफ बढ़ी। लड़की कपड़े फोल्ड कर रही थी। नीलम को सामने देखकर वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई। मैम, आपको क्या देखना है? नीलम कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर सोचती हुई बोलती है, तुम वही लड़की हो ना जिसने आज समुद्र किनारे डूबते बच्चे को बचाया? राधिका, जिसका ध्यान साथ आए लोगों पर था, वो तुरंत नीलम की तरफ नजरें फेरते हुए कहती है, हाँ, पर आप कौन? तभी नीलम अपनी पहचान छुपाते हुए समझदारी से जवाब देती है, मैं वही जिसने सब देखा था, मैं भी वही थी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा।
राधिका एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर शांत होते हुए कहती है, वो तो कुछ नहीं, वो तो वहाँ मौजूद सबकी जिम्मेदारी थी मैम। कुछ भी नहीं, वो साहस था, जरूरत थी, और जरूरत के वक्त साहस अपने आप आ जाता है। राधिका के जवाब को सुनकर नीलम राधिका की ड्रेस पर लगी नेम बैच पर नजर फेरते हुए कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? राधिका मैम। और यहाँ क्या करती हो? यही काम करती हूँ, सेल्स गर्ल हूँ। नीलम राधिका की सादगी और उम्र का अंदाजा लगाते हुए पूछती है, इतनी छोटी उम्र में काम क्यों? राधिका नजरें नीचे करती हुई 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, घर की हालत ठीक नहीं है, माँ बीमार है और पापा अकेले उनकी दवाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई अधूरी रह गई, तो यहाँ काम करना पड़ रहा है। राधिका के जवाब में छुपा दर्द देखकर नीलम के मन में राधिका के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ काम करने में मन लगता है? काम से शिकायत नहीं है मैम, पेट भर जाता है, यही काफी है। इतनी बातों के बाद भी राधिका अपने चेहरे पर कोई दुख नहीं आने देती है और राधिका बात को खत्म करने के लिए कहते हुए बोलती है, मैम मेरी बात छोड़िए, आपने बताया नहीं क्या लेंगी। अपनी बात खत्म करके नीलम अपने परिवार को काउंटर पर बुलाती है। अपनी पसंद से कुछ दिखा दो। नीलम के कहने पर राधिका तुरंत प्रोफेशनल अंदाज में कपड़े दिखाने शुरू कर देती है। मैम ये नए कलेक्शंस हैं, सिंपल और टिकाऊ। ये वाला सूट अच्छा है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। राधिका एक एक कपड़ा बड़े सलीके से दिखा रही थी, न ज्यादा मीठी आवाज न जबरदस्ती, और वहीं आरव उसे गौर से देख रहा होता है। इतनी कम उम्र और इतनी समझदारी। ऐसे ही शॉपिंग पूरी हो जाती है। बिल बनाकर पैकेट हाथ में लिए राधिका झुककर सबका धन्यवाद करती है। थैंक यू मैम, उम्मीद है आप फिर से आएंगी। जरूर। और हाँ राधिका, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। जी मैम। चारों मॉल से निकलकर पार्किंग की तरफ आते हैं, जहां आरव गाड़ी में सारा सामान रखता है और गाड़ी के पास खड़े होकर सब बातें करते हुए कहते हैं, वो लड़की सच में खरा सोना है। हाँ, हालात इंसान को तोड़ भी सकते हैं और निखार भी सकते हैं। आरव को चुपचाप पार्किंग की दीवार की तरफ देखता देख नीलम, आरव क्या सोच रहा है बेटा? माँ मुझे वो लड़की, मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। काव्या मुस्कुराते हुए भाई की तरफ देखती है और नीलम और शांति देवी तुरंत अपने आरव के फैसले पर राजी हो जाती है। सोच लो, फिर ये ना कहना कि मेरी शादी एक गरीब लड़की से करवा दी। नहीं, शादी के बाद तो वो हमारे साथ हमारे अंडर वाटर घर में ही तो रहेगी। ठीक है, पर पहले उसे और उसके घर वालों को समझना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कल ही साधारण कपड़ों में उसके घर जाकर सब कुछ पता कर लूंगी। नीलम तुरंत शॉप के ओनर के पास जाती है और नीलम के घर का पता पूछ लेती है। ओनर भी कंप्यूटर से सारी जानकारी नीलम को दे देता है। सारी जानकारी लेकर नीलम और उसका पूरा परिवार अपनी गाड़ी में समुद्र तक जाता है और गाड़ी को सबमरीन बनाकर वापस समुद्र में चला जाता है। वहीं नीलम भी रात को अपने घर चली जाती है, जहां अगले दिन ओनर ने तो यही का पता दिया था, कौन सा घर होगा? अगले दिन नीलम सादे कपड़ों में एक सकरे मोहल्ले में पहुंचती है। छोटे छोटे घर, तंग गलियों से परेशान नीलम एक लड़के को रोकर पूछती है, बेटा तुम्हें राधिका का घर पता है? हाँ, आगे वाला घर राधिका दीदी का है। नीलम बच्चे के बताए घर के दरवाजे पर रुकती है और घर के अंदर झांकने लगती है। राधिका का घर दिखने में छोटा था, लेकिन एकदम साफ सुथरा लग रहा था। राधिका आटा गूंथ दे। घर के अंदर एक बीमार बूढ़ी को खाना बनाते देख नीलम हैरान हो जाती है। मतलब राधिका ने सब सच ही बताया था। नीलम को ताका झांकी करते देख पड़ोस की 2 महिलाएं वहां आ जाती हैं। आप कौन? सुमन बहन के घर में ताका झांकी क्यों कर रही हैं? मॉल से आई हूँ राधिका के बारे में पूछने। राधिका का नाम सुनते ही कमला बिना झिझक कहती है, बहुत अच्छी लड़की है, खुद भूखी रह लेगी पर माँ बाप को भूखा नहीं रहने देगी। बेचारा परिवार गरीब है, मजबूर है, बेटी ही सहारा है। नीलम रसोई में खड़ी सुमन को एक टक देखती रहती है और दोनों पड़ोसन अपनी बात बोलकर वापस चली जाती हैं। आज ही रिश्ते की बात कर लेती हूँ। नीलम तुरंत अपने परिवार को फोन करती है और राधिका के घर बुलाती है। थोड़ी देर साधारण कपड़ों में पूरा परिवार एक साथ राधिका के घर के सामने खड़ा हो जाता है। मैंने सब पता कर लिया है। घर के लोगों की आदत गरीबी है लेकिन गंदगी नहीं, मजबूरी है लेकिन ईमानदार है। माँ वो जैसी बाहर है घर में भी वैसी ही है। हाँ, माँ बीमार है इसलिए राधिका नौकरी से आकर घर संभालती है। पड़ोसियों से पूछा? सब उसकी तारीफ कर रहे थे, कहते हैं बेटी ने ही घर संभाला है। ये सुनते ही सागर नाथ गहरी सांस लेता है। हमारी पैसों की दौलत समुद्र में छुपी है, पर हिम्मत और संस्कार इनके घर में है। मेरे पोते की शादी इसी लड़की से होगी। नीलम दरवाजा खटखटाती है। आवाज सुन बीमार सुमन बाहर आ जाती है और खांसते हुए पूछती है, जी आप? मैं नीलम हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। सुमन सबको अंदर आने को कहती है। सब अंदर जाकर बैठ जाते हैं। सागरनाथ बात करते हुए कहता है, दरअसल हम लोग किसी बड़ी बात के लिए आए हैं।
सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है। दरअसल हम आपके घर रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ते की बात सुनकर सुमन चौंक जाती है। रिश्ता हमारी बेटी के लिए? हाँ, हमारे बेटे आरव के लिए। सुमन अपनी बेटी के रिश्ते की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी घर में सुमन का पति ब्रिजेश आता है। आप लोग कौन? नमस्कार, आप राधिका के पिताजी हैं? हाँ, आपको कैसे पता? ये लोग हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ते की बात सुनकर ब्रिजेश चौंक जाता है और उदास चेहरा लिए कहता है, लेकिन हम लोग अभी शादी के खर्च के लिए तैयार नहीं हैं हमें आपकी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। और न ही किसी दहेज से। क्या काम करते हैं आप? छोटा मोटा समुद्र से जुड़ा काम है, गुजारा हो जाता है। सागरनाथ अंडर वाटर बने अपने घर को हमेशा राज ही रखते हुए साफ झूठ कह देता है। एक बात और, शादी का खर्च हम उठाएंगे। हम क्या देंगे फिर? अपनी बेटी, वही हमारे लिए काफी है। घर में शादी की बात चल ही रही थी कि तभी दोपहर की शिफ्ट पूरी करके राधिका घर आती है और नीलम को देख चौंक जाती है। आप लोग यहाँ? बेटी, ये लोग तेरा हाथ मांगने आए हैं, हमें रिश्ता मंजूर है। रिश्ते की बात सुनकर राधिका मना करते हुए कहती है, माँ, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगी। राधिका की बातें सुन सुमन रो पड़ती है। बेटी, मुझ बूढ़ी की तबीयत कब ठीक होगी? मरने से पहले तुझे शादी के जोड़े में देखना चाहती हूँ बस। पर माँ। और बेटी, मैं गरीब तो कभी तेरी शादी धूमधाम से करवा ही नहीं सकता। अपने गरीब माँ बाप के कंधे से बेटी का बोझ उतार दे। ब्रिजेश और सुमन की बात सुनकर राधिका का दिल भर आता है और वो आंखों में आंसू लिए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए राजी हूँ। शादी की तारीख तय हो जाती है। आसपास के लोगों में खबर फैलते ही लोग हैरान हो जाते हैं कि लड़के वालों ने ही शादी की सारी तैयारी की और लड़की वालों ने जो बन पड़ा वो अपनी बेटी को दे दिया। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। ढोल बाजा डीजे की आवाज में बारात मैरिज हॉल में दाखिल हो जाती है। दूल्हा शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा होता है। देखो कैसी सादगी वाली लड़की है। लड़की के गुण हैं, तभी इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। तभी राधिका लाल जोड़े में बाहर आती है। किस्मत हो तो ऐसी हो। इस घर को ऐसा रिश्ता मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। पंडित की आवाज पर मंडप में फेरे शुरू होते हैं। वर वधू फेरे शुरू करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। शादी संपन्न हुई। ऐसे ही शादी पूरी हो जाती है। विदाई का वक्त आता है और सुमन बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। बेटा, ससुराल में सबकी इज्जत करना। अपना ख्याल रखना माँ, और खुद को कभी अकेला मत समझना। रोते हुए राधिका गाड़ी में बैठ जाती है। राधिका पूरी तरह से अनजान थी कि ये गाड़ी उसे ऐसे ससुराल ले जा रही है जिसका असली घर अभी भी समुद्र की गहराइयों में एक राज बनकर छुपा हुआ था। कुछ देर बाद गाड़ी समुद्र के किनारे आकर रुक जाती है। सामने सिर्फ लहरों की आवाज थी और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। राधिका सागरनाथ की तरफ देखती है जो ड्राइविंग सीट पर शांत बैठे थे। हम यहाँ क्यों रुके हैं? अभी सब्र रखो बेटी, लेकिन आगे तो समुद्र है। भरोसा रखो, मैंने वादा किया। राधिका खिड़की से बाहर देखती है। राधिका को समझ नहीं आता है कि शादी के बाद पहली ही रात उसे यहाँ क्यों लाया गया है। ठीक है। सागरनाथ डैशबोर्ड के नीचे एक छोटा सा स्विच दबाता है। अचानक गाड़ी के अंदर हल्की सी आवाज होती है और खिड़कियों पर मोटी कांच आ जाती है। गाड़ी का ढांचा बदलने लगता है। ये क्या हो रहा है? भाभी घबराओ मत। कुछ ही पलों में गाड़ी एक सबमरीन में बदल जाती है। सागरनाथ उसे आगे बढ़ाकर सबमरीन धीरे धीरे समुद्र में उतारने लगता है। हम पानी के अंदर जा रहे हैं? हाँ, लेकिन सुरक्षित हैं। सबमरीन समुद्र की गहराइयों में उतरती जा रही थी। बाहर नीला अंधेरा था, लेकिन समुद्र की रोशनी में तरह तरह के समुद्री जीव तैरते दिख रहे थे। रंगीन मछलियाँ, बड़ी बड़ी परछाई और दूर चमकते हुए सीप। ये सब क्या है? मैंने कभी नहीं देखा। भाभी आगे तो चलो, अभी तो और देखोगी। सबमरीन एक छोटे रास्ते पर मुड़ी जो पूरी तरह समुद्री सीपियों से बना था। सीपियों से निकलती हल्की चमक रास्ते को रोशनी दे रही थी। ये रास्ता सीपियों का बना है? हाँ। ये सब देख राधिका हैरान हो जाती है। ये सब सच है या मैं सपना देख रही हूँ? कितना सुंदर है ये सब। भाभी चुटी काट लो, कहो तो मैं काट दूं। इतना कहते ही काव्या आगे बढ़कर राधिका को चूटी काट लेती है। राधिका चूटी काटने से चिल्ला उठती है। आओ, दर्द हो रहा है। मतलब सपना नहीं, रियलिटी है। थोड़ी देर बाद सामने एक जोरदार रोशनी दिखाई देती है। जैसे जैसे सबमरीन समुद्री जमीन पर आकर रुकती है, दरवाजा खुलता है। सबमरीन का दरवाजा खुलते ही राधिका डर से चिल्ला उठती है। हम लोग डूब जाएंगे। ये क्या है? हम तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? हमारे अंडर वाटर अरबपति बंगले के चारों तरफ वाटर रेजिस्टेंट और बुलेट प्रूफ से भी मजबूत स्पेशल कांच की दीवार है जिसे कोई भी समुद्री जीव तोड़ नहीं सकता। सभी आगे बढ़ते हैं। सामने पूरा का पूरा बंगला था, समुद्री सीपियों से बना हुआ। दीवारें, छत, खम्बे, सब कुछ सीप का। रोशनी सीपों से निकलकर पूरे इलाके को चमका रही थी। ये सब देख राधिका हक्की बक्की हो जाती है। इतने
इतना बड़ा बंगला, वो भी पानी के अंदर। हाँ बहू, यही है तुम्हारा ससुराल, अंडर वाटर सीपीओ से बना अरबों का बंगला। अंडर वाटर सीप से बना अरबपति बंगला सुनकर राधिका के पैर जैसे जमीन पर टिक ही नहीं पा रहे थे। ये सब कैसे, कब और क्यों? तभी शांति देवी आगे आती है, चेहरे पर शांति और आंखों में अपनापन लेकर। सब जान जाओगी बहू। दादी माँ यहाँ? शांति देवी अपनी बहू नीलम को इशारा करती है। नीलम अंदर जाकर सीप की बनी हुई आरती की थाली और कलश लेकर बाहर आती है। सवाल बहुत हैं, जवाब भी हैं। पहले घर में कदम रखो बेटी, गृह प्रवेश करके इस घर में पहला कदम रखो। नीलम सीप की बनी थाली से राधिका की आरती उतारती है। राधिका कांपते हुए आगे कदम बढ़ाकर गृह प्रवेश करती है। जैसे ही वो सीप के बने दरवाजे के अंदर पैर रखती है और चारों तरफ नजरें दौड़ाती है तो उसे सारी चीज सीपियों की बनी हुई दिखाई देती है। सारी चीजों से सीपियों की हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये मेरी जिंदगी है या कोई दूसरी दुनिया? मेरे तो भाग्य ही पलट गए। सीप के बने अंडर वाटर अरबों के बंगले में राधिका का गृह प्रवेश हो चुका था और राधिका अपनी बदली हुई जिंदगी और पुरानी जिंदगी के बीच अंतर कर रही होती है। तभी उसकी नंद कहती है, भाभी आप ज्यादा मत सोचो, अभी मैं थक गई हूँ। कल आपको हमारा अंडर वाटर सीप का बंगला और समुद्र घुमाऊंगी। हाँ, हम लोग भी काफी थक गए हैं, अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। राधिका अपने पति के साथ कमरे की ओर चली जाती है। बंगले की सीढ़ियाँ, सीढ़ियों की रेलिंग, सब कुछ सीपियों का बना हुआ था। जहाँ कमरे में कमरा भी पूरा सीपियों का बना हुआ, और ये बेड है या सीप? जो भी है सो जाओ, कल छोटी के साथ सब देख लेना। राधिका और आरव अपने सीप के बने कमरे में सो जाते हैं। अंडर वाटर बंगले में सोते हुए समय कब बीतता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही अगले दिन बहू, ओ बहू। गहरी नींद में सो रही राधिका नीलम की आवाज सुनकर जाग जाती है। जी माँ जी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, तैयार होके नीचे आ जाना। और हाँ, इस कबर्ड में मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। इतना कहकर नीलम कमरे से चली जाती है। राधिका सीपियों के बने बाथरूम में जाती है। बाहर आकर सीप से बना कबर्ड खोलती है। इतनी सुंदर साड़ियाँ और ये सीप के बने गहने, सच में भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। थोड़ी देर में राधिका पूरी तरह तैयार होकर हॉल में आती है और सीप के बने किचन में अपनी पहली रसोई पूरी करती है। तभी राधिका की नंद डाइनिंग टेबल से उठकर कहती है, अरे भाभी, आप मेरे साथ चलिए। हमारे बंगले में क्या क्या है और क्यों है, कैसे है, सब मैं बताती हूँ। काव्या खींचकर राधिका को बंगले के एक शांत जगह लेकर आती है। चारों तरफ कांच की दीवार जिस पर शिप लगे हुए थे। ये क्या है? यहाँ से हम बंगले के अंदर बैठे बैठे ही समुद्र की सुंदरता को देख सकते हैं। राधिका बाहर नजरें फेरती है। बाहर छोटे छोटे ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, समुद्री पौधे और बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ दिखाई दे रही थी। इन मछलियों को तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा है, मुझे इनके नाम भी नहीं पता। अभी हैरान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बंगले का स्विमिंग पूल देखना बाकी है। काव्या राधिका को बंगले के सीपियों से बने स्विमिंग पूल के पास लेकर आती है। अंडर वाटर बंगले में स्विमिंग पूल है? राधिका स्विमिंग पूल देख ही रही थी कि तभी स्विमिंग पूल के अंदर उसे एक परछाई दिखती है। वो परछाई कैसी है? मिलेंगी, बुलाऊं? इतना कहकर काव्या जोरदार सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर स्विमिंग पूल से पिंक डॉल्फिन बाहर आती है। ये है मेरी पेट। इतना कहकर काव्या राधिका के हाथ को पकड़कर डॉल्फिन के माथे को सहलाने लगती है। ये तो बहुत मजेदार है। पता है, इसे पापा के दोस्त ने अटलांटिक समुद्र से पकड़ा था, मैं भी गई थी। इतना कहकर काव्या और राधिका खड़ी हो जाती है और डॉल्फिन स्विमिंग पूल में घूमने लगती है। ये बहुत सुंदर है। इससे भी सुंदर है समुद्र की दुनिया। यहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं है। सच में काश मैं भी समुद्र घूम पाती। राधिका की बातें सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, समुद्र के अंदर, पर कैसे? चलेंगी आप? जा सकते हैं तो जरूर चलूंगी। काव्या और राधिका बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास और पति आते हैं। क्या बातें हो रही हैं? भाभी को समुद्र घूमना है। हाँ तो ले चलो हमारी नई बहू को समुद्र घुमाने। समुद्र घूमने की बात से राधिका बहुत एक्साइटेड हो जाती है। हाँ हाँ चलते हैं। अरे भाभी, ऐसे ही चली जाओगी क्या? काव्या की बात सुनकर राधिका के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। तो कैसे जाएंगे? स्विमिंग सूट में जाएंगे। इस तरह जाएंगी तो समुद्र की गहराइयों में खो जाओगी। आप रुकिए, मैं अभी सबके लिए लेकर आती हूँ। काव्या अंदर जाती है और अलमारी से सबके लिए स्विमिंग सूट निकाल कर लाती है। ये स्विमिंग सूट है, हमें इसे पहनना होगा, पर इसे पहनने से क्या होगा? अगर समुद्र में घूमना है तो इसे पहनना होगा। ये हाई टेक्नोलॉजी की बनी है। नीलम की बात खत्म होते ही काव्या स्विमिंग सूट के हर पार्ट और उसके यूज के बारे में बताने लगती है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन मास्क, और ये हाथ और पाँव के ग्लव्स, और ये है फेस कवर, और ये है फिन्स। इस कंप्लीट कॉम्बो को स्विमिंग सूट कहते हैं। इतना कहकर काव्या सभी को स्विमिंग सूट देती है और सब लोग स्विमिंग सूट पहन लेते हैं। सब तैयार हैं? चलें। स्विमिंग सूट पहनकर सभी सीपियों के बने टनल में जाते हैं और फिसलते
हुए सीधे समुद्र में पहुंच जाते हैं। हम समुद्र में आ गए, हम समुद्र के पानी में हैं, मैं तैर रही हूँ। हाँ, पर संभल कर, समुद्र जितना सुंदर है उतना खतरनाक भी। किसी अजीब चीज को मत छूना। हटो भैया, तुम तो हमेशा डरते रहते हो। भाभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज दिखाती हूँ। काव्या राधिका को समुद्र में तैरते हुए चमकती हुई मछली के झुंड के पास ले जाती है। ये कैसी मछलियाँ हैं, कितनी चमक रही हैं। इन सभी को ग्लोइंग फिश कहा जाता है। इतना कहकर काव्या मछलियों की तरफ इशारा करके उनका नाम बताने लगती है। ये देखो, ये है ड्रैगन फिश, ये है ग्लोइंग फिश, ये है एंगलर फिश। काव्या राधिका को मछलियों के नाम बता ही रही थी कि तभी उसकी सास उसे बुलाती है। अरे बहू, तुम मेरे साथ चल, मैं तुझे पौधे दिखाती हूँ। नीलम राधिका को समुद्र की सतह पर ले जाती है, जहाँ ढेर सारे समुद्री पौधे लगे थे। ये देख, ये सारे पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, इसका नाम केल्प है। नीलम राधिका को पौधों के बारे में बता ही रही थी कि तभी उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप खराब हो जाती है और नीलम दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ लेती है और तड़पने लगती है। नीलम को गला पकड़कर अजीब आवाज निकालते हुए देख राधिका डर जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है आपको? राधिका नीलम को संभालती है, पर समुद्र की जमीन पर होने की वजह से राधिका नीलम को लेकर तैर नहीं पाती है और जोरों से हाथ हिलाते हुए अपने परिवार की तरफ इशारा करने लगती है। यहाँ मेरी तरफ नीचे, माँ जी की तबीयत खराब हो गई। पानी में होने की वजह से राधिका की आवाज घर वालों तक नहीं पहुँचती है। राधिका समझ जाती है कि चिल्लाना बेकार है। चिल्लाना बेकार है, माँ जी को अपना ऑक्सीजन मास्क दे देती हूँ। राधिका तुरंत अपनी सांस रोककर ऑक्सीजन मास्क नीलम को लगा देती है। तभी आरव की नजर जमीन से आ रही बुलबुलों पर पड़ती है। ये तो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। आरव समुद्र की जमीन की तरफ जाता है और राधिका के साथ अपनी माँ को उठाकर घर की तरफ बढ़ता है और राधिका अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है। घर के दरवाजे पर आते ही आरव हड़बड़ी में दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा, क्या हुआ? राघव के हड़बड़ी करने की वजह से दरवाजे पर 30 सेकंड लॉक लग जाता है। ओह नो, अब क्या होगा? दरवाजा तो लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे? माँ जी को कैसे बचाएं? इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। नीलम ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो चुकी थी। नीलम को बेहोश देख सभी डर जाते हैं, पर तभी दरवाजा खुलता है। जल्दी सब अंदर चलो। सभी तुरंत राधिका को लेकर बंगले में जाते हैं और सोफे पर लेटाते हैं। मम्मी तो बेहोश है, अब क्या करें? मम्मी को कैसे बचाएं? आप लोग घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ। राधिका नीलम के स्विमिंग सूट को उतारती है और उसके चेहरे पर ठंडी हवा करती है। उसके पेट को दबा दबा कर उसके पेट से सारा पानी निकालती है। पेट का सारा पानी निकलते ही नीलम गहरी सांस लेते हुए अचानक उठ जाती है। धन्यवाद बहू, आज तूने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था, पर मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। बोल ना बहू। आज हम सभी लोग थे तो आपको बचा लिया, पर अगर कोई अकेला होता तो उसकी तो जान ही चली जाती। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है, प्रकृति ने हम इंसानों के लिए जमीन बनाई है और मछलियों के लिए समुद्र। पर बाहर तो कितना पोल्यूशन है और हवाओं में ना जाने कितनी सारी बीमारियां। इसीलिए ही तो हम लोग समुद्र के अंदर रहते हैं और यहाँ हाई टेक्नोलॉजी से सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप चाहे जितनी हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज लेकर आए, पर कभी न कभी तो वो खराब होंगी, जैसे आज हुई। सागरनाथ के साथ साथ पूरा परिवार राधिका की बात समझ जाता है। मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि हम लोग जमीन पर रहें ताकि कभी कोई जरूरत आने पर हमारे आसपास के लोग हमारी मदद कर सकें। हाँ बिल्कुल, इंसान ही तो इंसान की मदद करते हैं और कभी कभी हम लोग इस अंडर वाटर बंगले में भी चले जाया करेंगे। नीलम के साथ हुए हादसे को देखकर राधिका के समझाने पर सागरनाथ दोबारा से जमीन पर ही रहने का फैसला करता है और पूरा परिवार हंसी खुशी जमीन पर एक घर खरीद कर रहने लगता है।